बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के समय पूछे गए सवालों पर भड़क गए और उन पर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर निकलने का आरोप लगा। इस इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने ट्रंप से काफी तीखे सवाल पूछे, जिनको सुन ट्रंप का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। आलम यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। हालांकि अभी ये इंटरव्यू टीवी पर आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रंप पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बात करने से बचते दिखे। लेकिन पत्रकार पियर्स मॉर्गन उनकी तरफ लगातार इसी से जुड़े सवाल दागते रहे। इस पर ट्रंप इस कदर बिफर गए कि उन्होंने इशारों में मॉर्गन को मूर्ख तक कह दिया। इस तनातनी के बाद भी दोनों के बीच सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा। फिर मॉर्गन ने राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ट्रंप से इसके सबूत मांगे। पूर्व राष्ट्रपति ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही उंगली उठा दी। इसी के बाद ट्रंप मॉर्गन को इंटरव्यू खत्म करने और कैमरा बंद करने की हिदायत देते भी दिखे। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह इंटरव्यू बीच में छोड़ने के आरोपों को गलत बताया। इजराइल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इससे पहले गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए और इजराइल ने इसके पीछे हमास का हाथ बताया, जिसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में कई हवाई हमले कर दिए। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रात के अंधेरे में जबरदस्त धमाके होते नजर आए। इसके बाद वहां की कई इमारतें आग की लपटों में घिर गईं और वो इलाका आग के शोलों से धधक उठा। इजराइल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले गाजा पट्टी की तरफ से हवाई हमले किए गए। कुछ दिन पहले इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजराइल के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। इसलिए हमास के इजराइल पर ताजा हमले को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच जंग के करीब 2 महीने बीतने के बाद यूक्रेन ने पुतिन के गैस वाले प्लान में अड़ंगा डालने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब तक यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन खबर है कि अब वो इंपोर्ट बंद करने के लिए नहीं कहने वाला, बल्कि वो रूस के तेल से अपनी जेब भरने की योजना बना रहा है। खबर है कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देशों के साथ नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसके तहत यूरोप तक नेचुरल गैस तो रूस की ही पहुंचेगी, लेकिन कमाई यूक्रेन की भी होगी। जंग छिड़ने से भी पहले से यूक्रेन की योजना कुछ और थी। यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस के तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन उसकी इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए यूरोप मजबूर है। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और तेल उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए। लेकिन अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली है और एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस से यूक्रेन की जेब भर सकती है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए यूरोप के कुछ देशों से बातचीत भी कर ली है और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के प्लान पर यूरोप के देश सहमत हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की अगली मीटिंग में उनके प्लान को एजेंडा बनाया जा सकता है। प्लान यह है कि यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए यूक्रेन के रूट का इस्तेमाल हो और यही मांग यूरोप के देश रूस से करें। कुछ महीनों से यूरोप तक रूस की गैस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है, जबकि पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अलावा यूक्रेन के रास्ते भी यूरोप के देशों तक गैस पहुंचाई जाती थी। लेकिन यूक्रेन का रूट इस्तेमाल करने के लिए रूस को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रूस को ट्रांजिट फीस के तौर पर भारी भरकम रकम यूक्रेन को देनी पड़ती है। $200 करोड़ सालाना ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़। इतनी बड़ी रकम रूस हर साल यूक्रेन को इससे पहले देता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रूस ने सड़क के रास्ते गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिससे रूस का ट्रांजिट फीस के तौर पर होने वाला खर्च बच गया और यूक्रेन को होने वाली भारी भरकम कमाई बंद हो गई। और रूस ने यह फैसला केवल यूक्रेन की कमाई पर कैंची चलाने के लिए नहीं किया, मतलब यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकना भी पुतिन की एक सोची समझी चाल साबित हुई। क्योंकि जंग से कुछ महीने पहले सप्लाई का एक रूट बंद होने से यूरोप के पास गैस की सप्लाई भी सीमित हो गई। मतलब यह कि यूरोप के पास गैस का स्टॉक भी भरा नहीं जा सका। यूरोप में नेचुरल गैस के स्टॉक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। वहां सर्दियों में गैस की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि फरवरी के महीने तक यूरोप को गैस का स्टॉक जमा करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले से जमा स्टॉक सर्दियों के मौसम में खर्च हो गया। इसीलिए बिना गैस के यूरोप के सामने कुछ हफ्ते भी काम चलाना मुमकिन नहीं बचा।
मतलब ये कि पुतिन जानते थे कि फरवरी खत्म होने से पहले जब जंग छिड़ेगी तब तक यूरोप के पास गैस का स्टॉक खाली हो चुका होगा। नतीजा ये होगा कि न चाहते हुए भी यूरोप को गैस रूस से ही लेनी पड़ेगी। दूसरी तकलीफ यह है कि यूक्रेन वाला गैस का रूट बंद होने की वजह से यूरोप अब भी गैस का स्टॉक भरने में नाकाम है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई उतनी नहीं हो रही जिसे यूरोप इस्तेमाल भी कर ले और जमा भी कर ले, जबकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद जर्मनी ने रोक दी। पाइपलाइन बनाई गई थी यूरोप तक रूस से होने वाली गैस की सप्लाई दुगनी करने के लिए, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू नहीं होने देगा। हालांकि यूरोप में चल रही गैस की मौजूदा किल्लत रूस से ज्यादा यूरोप को परेशान करने वाली है। इसीलिए जेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि वो पुतिन के प्लान में अड़ंगा लगा पाए। जेलेंस्की की योजना यह है कि यूरोप के देश रूस से गैस की सप्लाई बढ़ाने को कहें। सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस को यूक्रेन के सड़क वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल करने के लिए पुतिन को भारी भरकम ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देनी पड़ेगी। मतलब यह कि रूस की गैस से यूक्रेन पैसे कमा पाएगा। रूस की गैस के एक्सपोर्ट से जेलेंस्की अपनी जेब भर पाएंगे। यानी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का खर्च यूक्रेन रूस की ही गैस से निकाल पाएगा। हालांकि जेलेंस्की का यह प्लान काम करेगा इसकी गुंजाइश कुछ कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल तेल और गैस की डील में यूरोप मजबूर और पुतिन मजबूत है। यानी मोल भाव करने की यूरोप की ताकत नहीं है। अगर यूरोप की शर्त को पुतिन न भी माने तो यूरोप गैस की सप्लाई रोकने का जोखिम नहीं उठा सकता। पाकिस्तान का पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के करीबियों को किनारे लगा दिया, जिसके बाद वहां की राजनीति में फिर बवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अपने पिता के करीबियों को नजरअंदाज किए जाने से नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की नेता मरियम भड़क गईं और उन्होंने अपने चाचा शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए। उनके समर्थकों का यह भी आरोप है कि शहबाज शरीफ ने नवाज के खास लोगों की तो अनदेखी की ही, साथ ही मरियम को भी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी और इसी वजह से पार्टी के संस्थापक नवाज का परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 33 नेताओं को मंत्री बनाया गया और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि उनमें नवाज शरीफ के सिर्फ एक करीबी नेता जावेद लतीफ को जगह दी गई। हालांकि पार्टी में नाराजगी की वजह से वो भी मंगलवार को हुई शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। मरियम नवाज के गुट का आरोप है कि शहबाज ने चुन चुन कर अपने वफादारों को कैबिनेट में भर दिया। एक और पीएमएलएन में कोहराम मचा तो वहीं गठबंधन सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि अटकलें हैं कि नई कैबिनेट में अपनी पार्टी की अनदेखी से बिलावल भुट्टो भी खफा हैं और वो नवाज शरीफ से इसकी शिकायत करने के लिए लंदन के लिए रवाना भी हो गए। उधर अफगानिस्तान के मजार शरीफ में एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और ये धमाका उस वक्त किया गया जब इस शिया मस्जिद में कई लोग मौजूद थे। वहीं उसके आसपास भी काफी भीड़ थी। खबर है कि उसी भीड़ में शामिल होकर आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर पहुंचा और फिर उसने जोरदार धमाका किया। मजार शरीफ को व्यापार के लिहाज से अफगानिस्तान का अहम शहर माना जाता है। वहीं यूक्रेन ने भारतीय रुपयों में महज 8000 के हथियार से रूस के 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें रूस का एक हेलीकॉप्टर मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि ये रूसी सेना के सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टर का-52 का मलबा है, जिसे उसने सोवियत संघ के दौर में बने इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। और इस कामयाबी के बाद यूक्रेन के जवानों ने रूस का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने रूस के जिस का-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया उसकी कीमत करीब $1.5 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा है। जबकि यूक्रेन ने जिस इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे मार गिराया उसकी कीमत महज $100 है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8000 रुपए है। और यूक्रेन के जवान ने कंधे पर रखकर इस्तेमाल किए जाने वाले इस सिस्टम की मदद से हमले के लिए पहुंचे रूसी हेलीकॉप्टर पर 2 मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल को तो का-52 ने चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी मिसाइल से वो नहीं बच पाया और धमाके के बाद जमीन पर गिर गया। यूक्रेन पर कब्जे में हो रही देरी से बौखलाई पुतिन की सेना ने उसके अलग अलग शहरों पर तबाही मचाने वाले रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके लिए उसने दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिट्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया।
हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इनमें यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर रूसी सेना के तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े दिखाई दिए और हमले का आदेश मिलते ही इनके ऑपरेटर इन्हें सही पोजीशन पर ले जाते नजर आए। इसके बाद तो इनसे रॉकेट की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पूरे इलाके में धूल और धुआं फैल गया। просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить. रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और अगर रूस ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मिर्च का इस्तेमाल तेज किया तो यूक्रेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। एक रॉकेट जब फटता है तो वो करीब 67 हेक्टेयर के दायरे, मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि इस सिस्टम की मदद से एक बार में इतनी भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से क्लस्टर मिसाइल के साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही वजह है कि 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब भी अपनी कैटेगरी के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। यूक्रेन के साथ जंग के 57 दिन बीत जाने के बाद रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर उस शहर को अपने कब्जे में ले लिया जिसके लिए वो दिन रात यूक्रेन के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। जंग के 57 दिन बाद आखिरकार पुतिन की सेना और कादिरव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और अपने फाइनल अटैक में रूसी सेना ने टैंकों से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर गोलों की बारिश कर दी, जहां यूक्रेन के बच गए सैनिक छिपे हुए थे। और इस बार एक के बाद एक गोले दागते रूसी सेना के ये टैंक यूक्रेन के उन सैनिकों पर किसी तरह का रहम बरतने के लिए तैयार नहीं दिखे। एक जगह पर जमा कई टैंकों में मानो बम बरसाने की होड़ लगी हो। एक सीध में खड़े रूसी सेना के इन कातिल टैंकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाया और उस पर फाइनल अटैक कर दिया। मारियोपोल पर कब्जे की ऐसी जल्दी दिखी कि कई बार तो एक साथ कई टैंक बम बरसाते नजर आए। जैसे ही कोई टैंक बम दागता तुरंत एक सैनिक दूसरा गोला लेकर उसमें भर देता और यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। रूसी सेना के टैंकों के हमले के बाद वहां स्टील प्लांट से धुआं उठता भी नजर आया और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले एक वीडियो मैसेज में इस बात का दावा किया कि सिर्फ 2 से 4 घंटों के अंदर मारियोपोल उनके पंजों में होगा। Посчитайте нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचनिया में बैठे रमजान कादिरव का ये संदेश जैसे ही मारियोपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरव पहले ही अपने लड़ाकों को यह बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियोपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया और इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई। एक दिन पहले तो उन्हें आखिरी डेडलाइन दे दी गई कि हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए। स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया। ऐसा लगा मानो स्टील प्लांट पर हो रहे भीषण हमले थम जाएंगे, लेकिन चेचन कमांडर कादिरव ने तो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने का फरमान दे दिया था। यानी यूक्रेन के आखिरी सैनिक के घुटने टेकने या मारे जाने तक वहां बम और मिसाइलों की बारिश करने की खुली छूट मिल गई और अपने कमांडर के फरमान पर उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों ने वहां जोरदार हमले जारी रखे। वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तभी उन्हें एक और आदेश मिला। यह आदेश खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। उन्होंने स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देने को गैर जरूरी बताते हुए तुरंत वहां हमलों को रोक देने के लिए कहा। जाहिर है वो समझ गए थे कि मारियोपोल पर कब्जा हो ही गया तो स्टील प्लांट को तबाह करने का कोई फायदा नहीं, और ऐसा करके उन्होंने समझदारी ही दिखाई, क्योंकि 57 दिनों से चल रही जंग के बाद मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए
आधी जंग जीतने के बराबर है और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अजोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छिड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी